कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सफलता पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग, जिसमें हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम आपको हड़प्पा सभ्यता जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो काल समय है, उसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल के साथ समझेंगे और सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और देखते रहना है। इसमें हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से बच कर के जाए, और इतिहास में आपको डिटेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक प्राचीन इतिहास में जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये उसी का ही एक चित्र है, इसे आप देख रहे हैं। इस तरह से थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक जीवन, यानी कि उनका समाज किस तरह का था, क्या उनकी सोसाइटी रही। उसके बाद पढ़ेंगे धार्मिक जीवन, यानी कि वो किस धर्म को मानते थे, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, यानी कि उनका जो है किस तरह के क्रियाकलाप थे, आर्थिक उनका क्या कार्यकलाप हुआ करते थे, क्या व्यापार करते थे, कैसे रहते थे। उसके बाद पढ़ेंगे नगरीय योजना, यानी उनके घर किस तरह के थे, रहन सहन किस तरह का था। उसके बाद पढ़ेंगे हम लिपि तथा लेखन कला, यानी कि वो किस तरह की लिपि का इस्तेमाल करते थे, लिखने में क्या इस्तेमाल करते थे। आइए दोस्तों, सारे पॉइंट हम आज कवर करने जा रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वसामान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, कार्बन रेडियो 14 जो नवीन पद्धति है, जिससे हम किसी भी पुरानी चीज़ की डेटिंग पता करते हैं, और इसी के द्वारा इसका जो है पता चला है कि इसके जो है सर्वसामान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिसमें एक बड़ा नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक है, 1922-23 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना को देखा। इसके बाद पश्चिम उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई से विकसित हड़प्पा सभ्यता का पता चला। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे ध्यान से देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। यानी इतनी बड़ी ये हमारी जो है हड़प्पा सभ्यता है, इसका क्षेत्र जो है यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, किंतु लगातार विस्तार के कारण यह नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। क्योंकि इसका विस्तार होता रहा तो इसे जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, एक एक पॉइंट हम पूरा जो है कवर करते हुए चलेंगे और इससे इतिहास का
प्राचीन इतिहास का हड़प्पा सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कुल मिलाकर के आपका जो जीके है, जो जीएस है, वो हम टोटल पॉइंट टू पॉइंट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। हड़प्पावासी लोगों का जीवन सुविधापूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक यानी कि जहाँ पर जैसे घर में हमारे जो हैं पिताजी जो है प्रधान होते हैं, मतलब एक हेड होते हैं, वैसी वहाँ पर जो है माता उस वक्त जो है मतलब जो है हेड हुआ करती थी घर की। ठीक, हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, क्योंकि वहाँ पर नारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो इससे इस चीज़ का अनुमान लगाया गया है। मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की एक कांस्य आकृति भी प्राप्त हुई है। ठीक, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर कैसे रंग का प्रयोग हुआ था, तो आप देखेंगे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक, समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक जो शिल्पकार हुआ करते थे, इनके रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक, गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में यानी कि बाद में चावल के परिमाण भी मिलने लगे थे। ठीक, स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनकों का निर्माण की कार्यशैली चनहूदड़ों में अवस्थित थी, यानी कि मनके कहाँ बनाए जाते थे? चनहूदड़ों में। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम सामाजिक जीवन में ही चनहूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं, तो ये कहाँ मिले? चनहूदड़ों में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, अच्छा, आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि टेराकोटा क्या चीज है भाई? तो टेराकोटा को है आग में पकी ईंटों को टेराकोटा का नाम दिया गया था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक, यानी कि उस समय जो है मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मछली पकड़ना, शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था, यानी कि वो ये काम किया करते थे रोजाना, मछली पकड़ना और शिकार करना। शतरंज खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र यानी तांबा तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ये भी बहुत मोस्ट है कि पर्दा प्रथा उस समय चलती थी और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। आइए दोस्तों, अब देखेंगे हम धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के बारे में, सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। दूसरा, धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था, यानी उसमें उस वक्त जो है ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा हुआ करते थे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत कट्टरवादिता थी। आगे बढ़ेंगे। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मुहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा,
वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। यानी कि जो मोहर थी उस वक्त मोहरों पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है उस वक्त की मूर्तियों और ताबीजों के अतिरिक्त। मात्र देवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों तथा आकृतियों से इनकी आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं, सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक जो है मोहर मिली जिस पर जो है ये सब चीजें उत्कीर्ण थी, तो उससे जो है चलता है पता कि पशुपति शिव की पूजा उस समय प्रचलित थी, यानी कि हुआ करती थी। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु पवित्र पशु माने जाते थे। देखिए ये वो है श्रृंगयुक्त पशु और ये है कुबड़ वाला बैल। ये जो है उस वक्त जो है पवित्र पशु माने जाते थे। हड़प्पा से पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यानी कि उस वक्त जो है एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ये आप ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जीवन में और हम देखेंगे कि लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। हवन कुंड का साक्ष्य लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यानी हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल तथा कालीबंगा से। स्वास्तिक हड़प्पा की देन है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी ये? एक तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। ठीक, पूर्ण समाधिकरण की पूर्ण समाधिकरण की विधि ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का तो शाब्दिक अर्थ ही मुर्दों का टीला है। यानी मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसका अर्थ होता है, वो मुर्दों का टीला इसका अर्थ हो रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है। मैंने सभी पॉइंट इसमें नोट कर दिए हैं और वही मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। ये मोस्ट हैं। कपास को यूनानी संडोन भी कहते हैं, क्योंकि इसके उपज की पहली जानकारी यहीं से प्राप्त हुई थी। ठीक है। कृषि में हल का प्रयोग खेती की जुताई के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता से कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिला है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये बहुत मोस्ट है कि जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक, धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ताम्र तथा टिन मिश्रण से कांस्य निर्माण की विधि इन्हें ज्ञात थी। वो जानते थे कि तांबा और टिन के मिश्रण से कांस्य बनाया जा सकता है। वो ये जानते थे, उन्हें ये विधि ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। आगे पढ़ेंगे नगरीय योजना, उनके नगर की योजना। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन हैं। इनके बिल्कुल जैसे कॉलोनी काटते हैं ना हम आजकल लेटेस्ट, एक समान बिल्कुल, ये चीज वहां पर एक रूपता के दर्शन होते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष
दो भागों में विभाजित हैं। पहला ऊपरी तथा दूसरा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है, यानी कि किलेबंदी के साथ है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार इत्यादि निर्मित हैं, जबकि नीचे वाले भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता होगा कि ऊपर जो है, जो हाई क्लास के लोग हैं वो रहते होंगे और नीचे लो कैटेगरी के लोग। चलिए देखते हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित हैं तथा भवनों के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते हुए हैं। माप तोल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तोल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना भी मिला है। हाथी दांत का एक पैमाना कहां से मिला है? लोथल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य, फारस की मोहरें बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया यानी कि इराक बगदाद की सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया। आगे बढ़ेंगे। नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो कालीबंगा से मिली हैं। इसका मतलब कि जो है वहां से भी इनका व्यापार चलता था, बाह्य व्यापार इनका वहां से होता होगा। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ है, यानी कि जो वहां की सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, तो वहां की जो है, वहां जो सबूत मिले हैं, वहां जो साक्ष्य मिले हैं, तो वहां हड़प्पा स्थलों के लिए हड़प्पा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। इन स्थलों का बाह्य व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान से भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी उस समय जो है जो लेन देन करते थे लोग, वो एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। ये तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी से। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त बढ़ईगिरी शिल्पकर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह की व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण जैसे तकली, सुई, जिनसे हम कताई बुनाई करते हैं, इनसे पता चलता है कि कपड़ा बुनना वहां पर प्रमुख उद्योग था। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित थी। सड़क के नीचे बड़ी नालियां निर्मित थी। नगरीय योजना में और पढ़ेंगे। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। ईंट धूप में सुखाने के बाद आग में पकाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित है, यानी कि यहाँ की जो निकास प्रणाली थी वो उसके साथ जो सभ्यताएं चल रही थी मिस्र और मेसोपोटामिया की, वहां पर वो चीज नहीं थी जैसी यहाँ पर थी। सभी भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे तथा इनसे पानी के निकास के लिए पाइपों का निर्माण किया गया था। देखिए कितनी सुदृढ़ प्रणाली थी कि सारी चीजों का इंतजाम करते थे वो लोग। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जिसके बीच में स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा
है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। देखिए, ये वो स्नान कुंड है जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। इसका अनुष्ठानिक कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। आपने देखी होगी वो एक मूवी थी मोहनजोदारो, उसमें भी ये इसका जिक्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। गुजरात में स्थित धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्थल है जिसका उत्खनन R.S. बिष्ट ने कराया। यह नगरीय स्थल अन्य स्थलों की भांति 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। यानी कि और जो स्थल हैं वो 2 भागों में है मोस्टली, एक तो ऊपरी भाग, एक नीचे का भाग, निम्न भाग। लेकिन ये जो स्थल है, ये जो धोलावीरा जो स्थल है, ये 2 में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा के 2 भाग तो दुर्गीकृत हैं, यानी कि जिनमें किले वगैरह हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक प्रवेश द्वार तथा पॉलिशदार सफेद पत्थर के खंड भी मिला है। लोथल सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं लिपि तथा लेखन कला। ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जानते हैं हड़प्पा सभ्यता मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। इसमें एक क्वेश्चन भी है कि किस चीज़ से पता चलता है हमें इसकी लिपि और धर्म के बारे में? इनकी मोहरों से। ठीक, सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि जो थी वो सिंधु लिपि थी। वो कैसी थी? चित्राक्षर लिपि है। कैसी है? चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं पाई जा सकी है। यानी कि वो ऐसी लिपि है कि उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए, ये कुछ इस तरह की लिपि थी जो आज तक पढ़ने में नहीं आई है। देखिए, ये कुछ इस तरह के उसमें जो है अक्षर हुआ करते थे, ये चित्र टाइप के, जो अब तक किसी के समझ में नहीं आए हैं। इस सिंधु लिपि में 65 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ, चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ हैं। इनका अंकन सैल खड़ी की आयताकार मोहरों, ताम्र की गुटिकाओं इत्यादियों पर हुआ है। यानी कि इन्हें जो किस चीज पर छापा गया था, या तो उन पर मोहरों पर या ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर। लिखावट प्राय बाईं ओर से दाईं ओर है। इसे बैंड ऑफ रैंडम लिपि भी कहा जाता है। लिपि पर सबसे ज्यादा यू आकार तथा सबसे प्रचलित चिन्ह मछली का है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इस लिपि में सबसे ज्यादा यू आकार का प्रयोग हुआ है और सबसे ज्यादा चिन्ह मछली का हुआ है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। यानी कि जो है सबसे पहले 1853 में कुछ मिला इन्हें, उसके बाद धीरे धीरे 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि इनकी सामने आ गई, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। जो इतनी प्राचीन और इतनी सभ्यता इतनी अच्छी थी कि उसका पतन किस कारण हुआ, जानते हैं। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई। विद्वानों ने इसके पतन के कई कारण बताए हैं। अब देखते हैं किस किस विद्वान ने क्या कारण बताए हैं। आर्यों का आक्रमण यानी व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड विद्वान हैं, इन्होंने आर्यों का आक्रमण इसकी पतन का कारण बताया है। दूसरे बाढ़, इनके जो विद्वान हैं मार्शल और मैके, इन्होंने ये माना है कि वहाँ बाढ़ आ गई होगी और इस वजह से वहाँ पतन हुआ। तीसरे जलवायु परिवर्तन, आरएल स्टाइन, एएन घोष, इन विद्वानों ने ये माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पर पतन हुआ। और जल पिलावन, एएमआर शाहनी जो विद्वान हैं, उनका ये मानना था कि जल पिलावन के द्वारा वहाँ पर पतन हुआ। KUR कैनेडी विद्वान ये मानते थे कि महामारी और बीमारी वहाँ पर आई और जिसके कारण वहाँ पर वो सभ्यता खत्म हो गई।
अदृश्य गाज, एम दिमित्रियव, ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका कारण अदृश्य गाज माना है। फेयर सर्विस, इन्होंने पारिस्थितिक को इसका कारण माना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का वैदिक सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके जो आपके आ सकते हैं सभी क्वेश्चनों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराएंगे और बताएंगे। हम आपको पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास और आगे तक का सारा हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।